नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय शर्मा है और आप सभी का इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं मूल नक्षत्र और गंडांत नक्षत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आज का ये एपिसोड इन्हीं दो चीज़ों पे मुख्य रूप से केंद्रित रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मैं मुद्दा लेना चाहूँगा, जिस पे हम चर्चा करेंगे पॉइंट पर, वो है कि मूल नक्षत्र क्या है। देखिए, यदि आप, जैसे आप जानते हैं, मैं अपने पुराने एपिसोड्स के अंदर कह भी चुका हूँ कि नक्षत्र 27 होते हैं। यदि आप अश्विनी नक्षत्र से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 19वां नक्षत्र जो है उसको मूला नक्षत्र या मूल नक्षत्र बोलते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये इसका नाम जो है वो मूल नक्षत्र कैसे पड़ा। देखिए, चंद्रमा का आधार क्या है, चंद्रमा का मूल क्या है। चंद्रमा का मूल है पृथ्वी, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी का जो आधार है वो है सूर्य, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और इसी प्रकार से सूर्य का आधार क्या है, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि सूर्य जो है वो, या जो सन है, पूरा जो सोलर सिस्टम है हमारा, वो हमारी मिल्की वे के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और इनफैक्ट मिल्की वे की भी अनगिनत स्टार्स जो हैं वो मिल्की वे के सेंटर की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप मूल नक्षत्र जो है उसको स्काई में देखेंगे, आसमान में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो है मिल्की वे के सेंटर की तरफ देखता हुआ नजर आता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो, उनकी जो कल्पना थी, उनकी जो संकल्पना थी, वो सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा या सूर्य तक ही केंद्रित नहीं थी। इनफैक्ट उन्होंने यूनिवर्स के अंदर ऐसी हजारों जो मिल्की वेज की परिकल्पना की और उसी के आधार पे जो है उन्होंने अपना विस्तार किया ज्योतिष का। तो मूल नक्षत्र का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो हमारी आकाश गंगा है इसके मूल की तरफ देखता है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको मूल नक्षत्र के बारे में तो ये आइडिया हुआ होगा। अब हम बात करते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है गंडांत नक्षत्र क्या होते हैं। देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष के अंदर, आपको मेरे पिछले एपिसोड्स के अंदर आपने मेरे से सुना भी है कि 27 नक्षत्र होते हैं और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नक्षत्र हैं जिनको गंडांत नक्षत्र बोला जाता है। गंडांत दो शब्दों से मिलकर बना है, गांठ अर्थात नॉट और उसका अंत अर्थात एंड। तो जो नॉट, क्योंकि वो दो धागों के एंड में लगती है, इसलिए इसको नॉट, क्योंकि हमेशा दो धागों के एंड में ही लगती है, तो इसलिए इसको बोलता है गंडांत नक्षत्र। गंडांत फिर 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि हमारा जो अभी जो प्रयोजन है वो नक्षत्रों से ही है, पर गंडांत 3 प्रकार के हो सकते हैं: नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत और लग्न गंडांत। फिलहाल आज के टॉपिक के अंदर हम सिर्फ गंडांत नक्षत्रों के बारे में ही जिक्र करेंगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि गंडांत नक्षत्र होते क्या है। देखिए, ये पिछले एपिसोड के अंदर भी मैंने आपको समझाया था कि जो राशियों की जो परिकल्पना है वो हमारे यहाँ की नहीं है, वो वेस्टर्न फिलॉसफी से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आई है। और जो हमारे यहाँ की जो परिकल्पना है वो नक्षत्रों की परिकल्पना है। अब यदि आप थोड़ा सा गौर से इस बात को सोचें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर मैं आपको कहूँ तो गंडांत नक्षत्र वो नक्षत्र हैं जहाँ पर चंद्र राशि और सूर्य राशि जो है वो परिवर्तित होती है। थोड़ा सा इसको विस्तार में समझने की हम कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि। मेष राशि में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुल मिला के 9 चरण होते हैं, जिसमें अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण आ गए, अश्विनी के पश्चात भरणी के 4 चरण आ गए और उसके बाद में कृतिका का 1 चरण आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि की, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के अंदर कृतिका के 3 चरण आ गए और रोहिणी के 4 चरण आ गए। तो कुल मिला के हुए 7 चरण, बचे 2 चरण। तो 2 चरण जो हैं वो मृगशिरा के आ गए, क्योंकि तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा, तो मृगशिरा के 2 आ गए। अब जब मिथुन राशि शुरू होगी तो मिथुन राशि के अंदर मृगशिरा के 2 चरण आ जाएंगे, आद्रा के 4 चरण आ गए, तो 4 और 2 हुए 6। बाकी जो 3 चरण हैं वो पुनर्वसु के आ गए। अब चौथी राशि जब कर्क शुरू हुई तो पुनर्वसु का अंतिम चरण कर्क राशि में आया। पुष्य नक्षत्र के 4 चरण आ गए, 4 + 1 5, प्लस आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण और आ गए। तो इस प्रकार से कर्क राशि के अंदर ये क्रम कंप्लीट हुआ। अब जब नेक्स्ट राशि आई
वो है कौन सी? सिंह राशि। सिंह राशि जो है वो नए नक्षत्र के प्रथम चरण से शुरू होगी, जिसको बोलते हैं मघा। अब आप समझ गए होंगे कि गंडांत यहां पर बना है, क्योंकि यहां पर चंद्र राशि भी चेंज हो रही है और नक्षत्र का भी वापस प्रथम चरण शुरू हो रहा है। तो ऐसी जितनी भी जगह हैं उन सबको हम गंडांत नक्षत्र बोलते हैं, क्योंकि गांठ के दोनों सिरे अर्थात आश्लेषा और फिर उसके पश्चात मघा, इन दोनों को हम प्रथम गंडांत बोलते हैं। ये दोनों नक्षत्र जो हैं वो गंडांत नक्षत्र बोले जाते हैं। अब इसी क्रम को हम आगे देखेंगे तो ये दो जगह और रिपीट होता है। एक होता है धनु, जब वृश्चिक से धनु में जाता है चंद्र, तब वहां पर दो नक्षत्र हैं, वो हैं ज्येष्ठा और मूला। और उसके पश्चात जब ये मीन राशि से मेष राशि में जाता है तब दो नक्षत्र होते हैं, रेवती और अश्विनी। तो इस प्रकार से इन 6 जो नक्षत्र हैं इनको गंडांत नक्षत्र बोला जाता है। यहाँ पर एक बात और विशेष है ध्यान देने की, कि जो गंडांत नक्षत्र हैं उनके स्वामी या तो बुध या फिर केतु होते हैं। अब एक और बात इंपॉर्टेंट करने की है कि इन नक्षत्रों की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखें राशि को, तो राशि जो 12 राशियां हैं वो एक क्रम के अंदर एक आवर्ती में चलती हैं। जैसे प्रथम राशि जो है वो है मेष राशि। तो मेष राशि जो है वो एक अग्नि तत्व है। पंच महाभूतों में से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सभी राशियां जो हैं पंच महाभूतों से बनी हैं, और पंच महाभूतों में से जो स्पेस है वो उसको छोड़कर बाकी 4 महाभूतों से ये राशियां बनती हैं। तो प्रथम राशि जो है वो है मेष, और मेष जो है वो एक अग्नि तत्व है, फायर साइन है। दूसरी राशि है वृषभ, जो कि एक अर्थ का तत्व है, भूमि तत्व है। तीसरी राशि है जेमिनाई अर्थात मिथुन, वो एक वायु तत्व है। चौथी जो राशि है वो है कर्क या कैंसर, वो एक जल तत्व है। अब इसके पश्चात ये वापस ये क्रम रिपीट होता है इस प्रकार से। तो जो नेक्स्ट राशि आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी सिंह राशि, और वो कौन सा तत्व होगा? वो वापस फायर का साइन होगा। अब आप देखिए ये ट्रांजैक्शन जब हुआ, ये ट्रांजिशन जब हुआ, कर्क राशि से जब वापस सिंह राशि पे गया चंद्रमा, तो कहाँ से कहाँ गया? वो जल तत्व से गया अग्नि तत्व में। और आपको पता है कि जब भी जल और अग्नि मिलते हैं तो स्टीम अर्थात भाप पैदा होती है। तो ये थोड़े से कड़े नक्षत्र माने जाते रहे हैं, क्योंकि भाप में ताकत है। ये आपको और मेरे को बताने की जरूरत नहीं, साइंस भी इस चीज़ को मानती है। तो भाप में एक जो पावर है, जो एक एनर्जी है, ये एक चमत्कारी एनर्जी होती है। अब हम बात करें इन नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्तियों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जैसा मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि इन 6 नक्षत्रों में जो व्यक्ति पैदा हो रहे हैं उनके अंदर एक बड़ी खास बात देखी जाती है कि वो अपनी बात पर अड़िग रहते हैं। वो अपनी बात पर, डिसीजन पर, अपने कर्म पर अड़िग रहते हैं। कर्म प्रधान व्यक्तित्व होता है इनका, और जल्दी से ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करते। आज से 100-200 साल पहले आप सोचिए, जब एक समाज बहुत सुगठित था तो वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को जो है वो समाज के लिए उपयोगी नहीं माना जाता रहा होगा, और इसलिए इन नक्षत्रों को कड़ा नक्षत्र बोला गया। क्योंकि जब आप समाज में रहते हैं, आप सामाजिक प्राणी हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। परंतु इन नक्षत्रों में पैदा हुए जो व्यक्ति हैं वो अमूमन फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ऐसे नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम शो करते हैं, अपनी बात पर अड़िग रहते हैं, मूल तत्व को पकड़ के रखते हैं। इसलिए इनको गंडांत मूल नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति बोला जाता है। यदि कोई लेडी आज से 100-200 साल पैदा रही होगी नक्षत्रों के अंदर, तो डेफिनेटली उसके बारे में समाज में धारणा ये बनती होगी, क्योंकि जो एक स्त्री है उससे ये आशा की जाती रही थी कि वो दूसरे जब परिवार में जाए शादी के बाद तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी शो करे ताकि परिवार उसको अंगीकार कर सके। परंतु यदि कोई लेडी इस नक्षत्रों में पैदा हुई तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी शो नहीं करती होगी। तो उसकी वजह से जो है समाज के अंदर एक धारणा बन गई कि इस नक्षत्र में जो पैदा होने वाले व्यक्ति हैं उनका डाइवोर्स होता है, उनका जो पारिवारिक जीवन है वो सुखी नहीं होता। परंतु 21वीं शताब्दी के अंदर ये बातें मेरे हिसाब से एक बार वापस हमें इसकी पुनर्विवेचना करने की ज़रूरत है। शायद अब इतनी सार्थकता जो है नक्षत्रों को इस बारे को लेकर नहीं रही, बल्कि का मेरा ऐसा मानना है कि नक्षत्रों में पैदा होने वाले व्यक्ति जो हैं उनका करियर जो है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग पावर्स उनके अंदर इनबिल्ट होती है।
तो आज हमने बात की गंडांत नक्षत्रों के बारे में, और आज हमने बात की मूल नक्षत्र के बारे में। जल्दी ही एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूंगा, जो है मांगलिक व्यक्ति क्या होते हैं। देखिए, जिस प्रकार से मैंने आज आपसे कहा कि गंडांत नक्षत्रों में पैदा होना और गंडांत नक्षत्र दोष होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसी प्रकार से मांगलिक होना और मांगलिक दोष होना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार।